अस्सलामु अलैकुम। पेशे खिदमत है हम शक्ल जिनज़ादा। नेक्स्ट एपिसोड। अब्दुल भाई ने घंटी बजाई और दरवाजे से एक बांके छबीले पिया अंदर आ गए। बालों में खूब तेल चुपड़ा हुआ था। सीना 26 इंच, कमर 18 इंच, कद 5.5 फुट, गाल पिचके हुए, दांत पीले, सुर्ख रंग की शर्ट और नीली पतलून, छोटी छोटी आंखों में जवानी का खुमार भरे हुए लचकते हुए अंदर दाखिल हो गए। खादिम को फरहाद राही कहते हैं। उन्होंने अपना तारुफ कराया। इससे कबल किसी फिल्म में काम किया है? तालूत ने पूछा। जी हाँ। कौन सा रोल अदा करते रहे हो? जी वो बस पहली फिल्म में बाहर वाला बना हूं। और उसके बाद क्या? तालूत उसे घूरते हुए बोला। फिर चांस नहीं मिला, लेकिन ये मेरे पास तस्वीरें हैं, देखिए, मैंने इनमें अदाकारी के जौहर दिखाए हैं। उन्होंने जेब में से एक पैकेट निकालकर हमारे सामने पटक दिया और तस्वीरें बिखर गईं। किसी तस्वीर में मौसूफ बोतल हाथ में लिए नाचते नजर आ रहे थे, किसी में इश्क या पोज बनाए हुए थे, किसी में अपने जैसे 2-4 लोगों से नबुर्द आजमा थे। उठाइए इन्हें, तालूत कड़क कर बोला। जी वो एक दफा चांस दीजिए और फिर देखिए, वो झिझकते हुए बोले। तस्वीरें उठाओ। तालूत गरजा और उन्होंने जल्दी जल्दी तस्वीरें समेटना शुरू कर दी। फिर उन्हें पैकेट में भरने के बाद बोले, तो फिर क्या फैसला किया हुजूर ने? फैसला ये किया है कि अगर तुम 2 मिनट के अंदर अंदर इस इमारत से ना निकल गए तो उठाकर बाहर फेंकवा दिए जाओगे। तालूत कुर्सी खिसकाते हुए बोला। ओ, आप बहुत जिंदा दिल हैं, मजाक फरमा रहे हैं। उन्होंने मुस्कुराते हुए कहा, लेकिन तालूत कुर्सी से खड़ा होकर उनकी तरफ बढ़ा था। ए जाओ ना बाबा, पहले अपना कमर सीधा करके आओ, टांगे टेढ़ा होता पड़ा और हीरो बनने आया है, जाओ ना यार। अब्दुल भाई खड़े होते हुए बोले, लेकिन फरहाद राही मौके की नजाकत से वाकिफ हो गए थे, इसलिए तेजी से दरवाजे की तरफ लपके। देखिए, अगर कोई चांस हो तो अबे जाता है कि नहीं? तालूत उसकी तरफ झपटा और फरहाद राही जल्दी से बाहर निकल गया। क्या सब ऐसे ही हैं अब्दुल भाई? तालूत ने मायूसी से पूछा। नहीं राना साहिब, बहुत से फर्स्ट क्लास छोकरे हैं। तो फिर बराहे करम आप बाहर जाकर चंद लोगों का इंतखाब करें और सिर्फ उन्हें मेरे पास भेजें। जो हुक्म हजूर, अब्दुल भाई ने कहा और बाहर निकल गए। उनके साथ आने वाला एक माकूल शक्ल सूरत का आदमी था, लेकिन लिबास उसका भी नामाकूल था। जावेद सईद रूफी, उसने अपना तारुफ कराया। हाय, इस जाने नातवा पर 3-3 नामों का बोझ, क्या आप एक नाम से काम नहीं चला सकते भाई साहब? तालूत ने तमस्कराना अंदाज में कहा। जावेद मेरा नाम है जनाब, सईद वालिद साहब का नाम और रूफी मेरा तखल्लुस, उसने मुस्कुराते हुए कहा। अदाकारी कौन से नाम से करेंगे? मेरे दोस्त मुझे मस्ताना कहते हैं, अगर आप इजाजत दें तो ये नाम इख्तियार कर सकता हूँ। खूब। अदाकारी आती है आपको? और इस सवाल के साथ ही मस्ताना साहब की मशीनरी खराब हो गई। एक झटके से उन्होंने घुटना जमीन पर टिकाया, एक हाथ सीने पर रखा और नूरी की तरफ देखकर बोले, चंपा, आह चंपा, मुझे इन आंखों से ना देख। हाँ, मैंने जुर्मे मोहब्बत किया है, हाँ मैंने प्यार किया है। अगर तू मेरे प्यार को समझ ले तो मुझे प्यार की हर सजा कबूल है। चंपा, तुझे क्या मालूम दीवानी, मेरी रातों का सुकून बर्बाद हो गया है, हर वक्त तू निगाहों के सामने रहती है। चंपा, मैं मर जाऊंगा, मैं मर जाऊंगा चंपा, मैं मर जाऊंगा। उन्होंने चीख मार कर कहा और नूरी के बिल्कुल करीब पहुंच गई और फिर उन्होंने उसका हाथ भी पकड़ने की कोशिश की, लेकिन दूसरे लम्हे नूरी ने सामने रखा कलमदान उनके सर पर दे मारा। जावेद सईद रूफी उर्फ मस्ताना साहब संभल गए। कलमदान की स्याही ने उनके रूखे पर नूर को दागदार कर दिया था। आई एम सॉरी मैडम, ये अदाकारी थी, वो हकलाते हुए बोले। गेट आउट, तालूत चीखा। मेरा ख्याल है, मस्ताना साहिब हकलाए। गेट आउट, तालूत हलक फाड़कर चीखा। आप लोग आर्टिस्ट की कदर नहीं कर सकते, बहुत खसारे में रहेंगे आप। एक दिन मैं आसमानी फिल्म पर सितारा बनकर जगमगाऊंगा और वो वक्त दूर नहीं है। वो शराफत से बाहर निकल गया। अब्दुल भाई, तालूत ने थके थके अंदाज में पुकारा। हजूर सरकार, इससे भी माकूल आदमी कोई और है? 2 आदमी और बैठे हैं हजूर, दोनों को एक साथ बुलाओ, तालूत ने थके थके अंदाज में कहा और अब्दुल भाई फिर बाहर निकल गए। और फिर वो दोनों बाहर बैठे दोनों आदमियों को साथ लेकर अंदर आ गए। उनमें एक जनानी शक्ल लेकिन अच्छे तनोतूश का मालिक था, दूसरा दराज कद शरीरे बदन का एक खूबसूरत सा नौजवान था और उसे देखकर तालूत चौंक पड़ा। पहली बार एक माकूल शक्ल नजर आई थी। उसका लिबास भी सादा था, सफेद मामूली पतलून, सफेद कमीज, चेहरे पर भी सादगी। उम्र 28 साल से ज्यादा न होगी। तशरीफ लाइए, तालूत ने दोनों को इशारा किया और फिर जनानी शक्ल वाले की तरफ मुतवज्जा हो गया। आपका नाम?
दिलावर, उसने भारी आवाज में जवाब दिया। इससे पहले किसी फिल्म में काम किया है? ओ नहीं जी, पर अपन फिल्मों में काम करने का बहुत शौक रखते हैं, अदाकारी भी जानते हैं, मार कुटाई की फिल्मों के लिए बहुत फिट हैं, जूडो भी जानते हैं खूब। तालूत ने मुस्कुराते हुए कहा, लेकिन हमारी फिल्म मार कुटाई वाली नहीं है, वो सोशल फिल्म है। अपन रोने पीटने में भी एक्सपर्ट है। अगर आप बोलो तो अदाकारी की जौहर दिखाएं? उसने कहा। दिखाइए, तालूत ने कहा और वो एकदम कुर्सी से उठ गया। उसके चेहरे के जाविये बदलने लगे, मुंह टेढ़ा हो गया और वो हिजड़ों के अंदाज में बोला, अगर यूं ही ठुकराना था तो मेरी जिंदगी में क्यों आई थी? बोलो, जवाब दो। मैं जिंदगी का बोझ लिए कहां कहां फिरूं? खुदा के लिए अपने हाथों से मुझे जहर दे दो, मैं मरना चाहता हूँ, मरना चाहता हूँ। वो फूट फूट कर रोने लगा। नूरी फिर हंस पड़ी थी। दूसरा एक्शन, उसने अकड़ कर कहा, चूंटी के पर निकल आए हैं, जा चला जा जवान, दिलावर के सामने आना लोहे के चने चबाना है, नहीं जाएगा तो ये ले, हा हा हा। उसने जूडो के दाव दिखाने शुरू कर दिए। ई हा, उसने लपक कर कुर्सी पर बैठे हुए दूसरे नौजवान की गर्दन पकड़ ली और वो घबराकर खड़ा हो गया। जूडो मास्टर ने उसके बाजू पकड़कर फेंकने की कोशिश की, लेकिन दूसरे नौजवान ने उसके मुंह पर हाथ रखकर एक जोरदार धक्का दिया और जूडो मास्टर चारों शाने चित्त जा गिरा। दूसरे लम्हे वो खड़ा हो गया। सॉरी मास्टर, अपन बड़क भी लगा सकता है साहेब। वो मुठ्ठियां भींचकर चीखा। खूब खूब, ठीक है, काफी है, बस अब बाहर जाओ। अगर तुम्हारा सिलेक्शन हो गया तो इतला दे दी जाएगी। तालूत ने दरवाजे की तरफ हाथ उठाकर कहा, ओके, थैंक यू, बस जरा ख्याल रखें। उसने निहायत शराफत से कहा और कपड़े झाड़ता हुआ बाहर चला गया। तब उन्होंने आखिरी हीरो की जानिब देखा। आपका नाम? तालूत ने पूछा। जी, मुझे महमूद कहते हैं, उसने जवाब दिया। अदाकारी का शौक कब से है आपको? तालूत ने पूछा। पैदाइश के फौरन बाद से। भूखा था, माँ से दूध मांगने के लिए रोने की अदाकारी की और कामयाब रहा। इसके बाद जूं जूं जिंदगी की मनाजिल तय करता रहा। हकीकत पर लिबादे पड़ते गए और अदाकारी आती गई, क्योंकि इसके बगैर जिंदगी नामुकम्मल रहती है। उसने मुस्कुराते हुए जवाब दिया। तालीम याफ्ता मालूम होते हो? जी हाँ, बीए तक पढ़ा है। खूब। क्या आपको यकीन है कि आप एक कामयाब अदाकार बन सकेंगे? जी नहीं, उसने जवाब दिया। क्या मतलब? अदाकार होता तो अब तक मुलाजमत मिल गई होती। मैं लोगों को अपनी परेशानी, अपनी जरूरत, अपनी काबिलियत का यकीन दिलाने में कभी कामयाब नहीं हुआ। खूब। फिर फिल्मी दुनिया में आपको कामयाबी का यकीन क्यों है? तालूत ने पूछा। मुझे यकीन नहीं है, लेकिन कोशिश करने में हर्ज नहीं समझता। पुलिस ने मुझे बाकायदा ड्राइविंग लाइसेंस दिया है और उसके हसूल के लिए मैंने एक पैसा भी रिश्वत नहीं दी। इसके अलावा हर किस्म की ट्राई दे सकता हूँ। ईमानदारी से काम करूंगा। पेट्रोल चुराने की आदत कतई नहीं। जो भी तनख्वाह मिलेगी इस पर एतराज नहीं करूंगा। अगर इस म्यार पर पूरा ना उतरूं तो आप मुझे अलग कर सकते हैं, महमूद ने कहा। क्या मतलब हुआ इस बात का? तालूत हैरत से बोला। हालात से आपकी गलत फहमी का अंदाजा हो गया है, लेकिन मैं याद दिला दूं कि आपने ड्राइवर के लिए भी इश्तिहार दिया है। अगर कोई खुश नसीब मुंतखिब हो चुका है तो वक्त खराब करने की मुआफी चाहता हूं। अरे, हम सबकी जुबान से बैक वक्त निकला। दर हकीकत हमने ड्राइवर की जरूरत का भी इश्तिहार दिया था और अभी तक कोई ड्राइवर भी नहीं रखा था। तो आप हीरो बनने नहीं आए? तालूत बोला। कदम कदम पर जिंदगी से हारने वाले हीरो नहीं होते, मैं तो ड्राइवर हूँ। सॉरी महमूद साहब, आपने देखा कि यहाँ बेशुमार हीरो आए थे? जी हाँ, और खतरा पैदा हो गया था कि कहीं वो जूडो मास्टर मेरी कमीज ना फाड़ दे। महमूद हंसते हुए बोला और नूरी भी बेसाख्ता हंस पड़ी। ठीक है महमूद साहब, आप अपना लाइसेंस दिखाएंगे? तालूत ने पूछा। जी हाँ। महमूद ने अपने कागजात तालूत के सामने पेश कर दिए। क्या तनख्वाह कबूल करेंगे आप? कम भी होगी तो ले लूंगा, आपकी पसंद मुकद्दम होगी, क्योंकि सख्त जरूरतमंद हूं, उसने कहा। आपके वालिदैन हयात हैं क्या? खुदा के फजल से वालिदैन मौजूद हैं और एक छोटी बहन भी। कहाँ क्याम है? एक मामूली सी बस्ती में, लेकिन वक्त की पाबंदी का ख्याल रखूंगा, महमूद ने जवाब दिया। जो तनख्वाह हम देंगे उस पर एतराज तो नहीं करेंगे? कतई नहीं। वादा? जी हाँ, वादा, महमूद ने जवाब दिया। तब आपकी मुलाजमत कल से शुरू। नूरुन्निसा खातून की इजाजत से आपकी तनख्वाह फिलहाल 1000 रुपये माहवार मुकर्रर की गई है। आपके घर के दूसरे अखराजात बजिम्मा कंपनी। वादे की पाबंदी शर्त है। कंपनी आपके लिबास और दूसरे अखराजात की जिम्मेदार होगी। हाँ, एक रियायत आपसे तलब की जा सकती है। हुक्म? महमूद हैरत से बोला। 1000 उसके वहमो गुमान में भी नहीं थे। अगर जरूरत पड़ी तो आपसे दफ्तर का कुछ काम भी लिया जा सकता है। इस सिलसिले में 1000 अलग से।
और हम अपने असूल के मुताबिक मुलाजमों को 2 माह की तनख्वाह बतौर डिपॉजिट या बतौर एडवांस अदा कर दिया करते हैं ताकि मुलाजमत पक्की समझी जाए। महमूद की जुबान बंद हो गई थी, उसकी आंखें हैरत से फैली हुई थीं। वो इस अंदाज में हम लोगों को देखने लगा था जैसे समझ रहा हो कि हम उसका मजाक उड़ा रही हैं, और उसने बमुश्किल तमाम ये सवाल कर ही दिया, क्या आप मजाक कर रही हैं जनाब? क्यों, आपको इसमें मजाक की कौन सी बात नजर आई? मैंने सवाल किया। ड्राइवर की तनख्वाह 1000 और मैनेजर साहब, तालूत जोर से चीखा, इन साहब को एग्रीमेंट तैयार करा कर दे दो, हम इनसे 5 साल का एग्रीमेंट करने को तैयार हैं। जो हुक्मराना साहब, अब्दुल भाई सीट से उठते हुए बोले। लेकिन जनाब, मेरा मतलब है, अगर आपको 1000 रुपए ज्यादा लग रही हैं तो माफ कीजिए मिस्टर महमूद, इससे कम तनख्वाह पर हम आपको रखने के लिए तैयार नहीं हैं। आपको पूरे 2000 रुपए माहवार लेने होंगे, बाकी अखराजात भी हमारी मर्जी के मुताबिक होंगे। दरअसल ये राना साहब की प्रेस्टेज का सवाल है, हमारे यहाँ काम करने वालों को भी मामूली नहीं होना चाहिए। बेहतर जनाब, मुझे कोई एतराज नहीं है। बिलाखिर महमूद ने गहरी सांस लेकर कहा, तब फिर हमारी तरफ से मुबारकबाद कबूल फरमाइए महमूद साहब। तालूत ने मुस्कुराते हुए कहा और खड़े होकर महमूद से मुसाफिया किया। फिर उसके लिए कॉफी वगैरह मंगवाई गई। इसके साथ कुछ दूसरे लवाजमात भी थे। नूरी कॉफी बनाने के लिए उठी थी, लेकिन महमूद जल्दी से खड़ा हो गया। मुझे इजाजत दीजिए जनाब, कॉफी मैं बना दूं। बुरी आदत है मिस्टर महमूद, ये लड़कियों का शौक छोड़ दीजिए, तालूत ने कहा और महमूद झींप गया। मेरा मतलब है बॉस कहाँ तकलीफ करेंगी? इनका नाम बॉस नहीं नूर है, आप अजराए एहतराम मिस नूर कह सकती हैं। वैसे कॉफी बनाना लड़कियों का काम है और यहाँ इनके अलावा और कोई लड़की नहीं, इसलिए ये काम यही करेंगी, क्यों नूर? यकीनन, नूरी ने मुस्कुराते हुए कहा और फिर उसने कॉफी बनाकर सबसे पहले बड़े एहतराम से महमूद को पेश की, फिर दूसरे लोगों को, और फिर एक कप वो खुद लेकर बैठ गई। महमूद किसी हद तक संभल गया था। वो कॉफी के सिप लेते हुए बार बार उन लोगों की शक्लें देखने लगता था। उसके होंठ इस अंदाज में खुलते थे जैसे वो कुछ कहना चाहता हो, फिर बंद हो जाते थे। क्या आप कुछ कहना चाहते हैं मिस्टर महमूद? तालूत ने पूछा। जी, उसने गहरी सांस ली। तो कहिए, क्या मुझे आपके बारे में कुछ कहने की इजाजत है? तौसीफी कलमात हैं। जी हाँ, महमूद मुस्कुराते हुए बोला। तब फिर उनकी तनख्वाह आपको अलग से कबूल करनी पड़ेगी, तालूत धमकी देने वाले अंदाज में बोला और महमूद हंस पड़ा। उसके अंदाज में बेबसी, खुशी और हैरत शामिल थी। मिस्टर महमूद, आपको ड्राइवरों जैसी कोई हरकत करने की इजाजत नहीं। मसलन आप नूर के लिए कार का दरवाजा कभी नहीं खोलेंगे, क्योंकि इनके भी हाथ मौजूद हैं। न हम लोगों के लिए कोई काम करने दौड़ेंगे, हम सब अपना अपना काम अंजाम देने के कायल हैं। जी। महमूद की आंखों में हल्की सी नमी आ गई, जिसे दूसरे लोगों ने महसूस कर लिया था। इतने में अब्दुल भाई आ गए। उन्होंने एग्रीमेंट और 2000 रुपए महमूद के हाथ में पकड़ा दिए थे। तब तालूत ने कोठी का पता देते हुए कहा, कल सुबह 9 बजे इस पते पर पहुंच जाएं। आप सिर्फ नूर को लेकर ऑफिस आएंगे और उसके बाद ऑफिस में बैठेंगे। बहुत बेहतर, महमूद ने भर्राई हुई आवाज में कहा। अब आप अगर जाना चाहें तो जा सकते हैं, तालूत ने कहा और महमूद खड़ा हो गया। उसने सलाम किया और वापसी के लिए मुड़ गया। मिस्टर महमूद, तालूत अचानक बोला। जनाब, बदइखलाकी की इजाजत नहीं है, आपको हमसे मुसाफिया करके रुखसत होना चाहिए, उसने हाथ आगे बढ़ाते हुए कहा। और महमूद ने झींपे हुए अंदाज में मुझसे, तालूत से और अब्दुल भाई से मुसाफिया किया। नूरी को सलाम किया और बाहर निकल गया। उसके जाने के बाद कई मिनट तक खामोशी रही। फिर तालूत ने मेरी तरफ देखा। क्या ख्याल है सलीम? बिल्कुल फिट, मैंने मुस्तादी से कहा। नूरी और अब्दुल भाई हमारे इन कोड वर्ड्स को नहीं समझ सके थे। फिल्मी दुनिया के हंगामों में खूब गुजर रही थी। तरह तरह के जाल मेरी और तालूत की तरफ आ रहे थे। सब जानते थे कि हम इस कंपनी के रूहे रवा हैं। चुनाचे बहुत से लोगों ने हमें गहरे जाल में फांसने की कोशिश की थी। ये जाल हसीन लड़कियों पर मुश्तमिल थे। लेकिन अब ना तो तालूत ही कच्चे जहन का मालिक था और मेरी तो बात ही दूसरी थी। मैं कब किसी के फ्रेम में आने वाला था। चुनाचे बाज़ औक़ात हमने लोगों की पेशकशों से फायदा भी उठा लिया। लेकिन नूरी का ख्याल हम दोनों रखते थे। उसकी निगाह में अपना किरदार खराब नहीं करना चाहते थे। अपने महमूद साहिब भी खूब थे। इंतहाई खुश मिजाज आदमी था। इब्तदा में हैरत का शिकार रहा। भला हम करोड़पति लोगों से कैसे बेतकल्लुफ हो सकता था, लेकिन कहाँ तक। यहाँ तो किसी में दौलत की खूबू ही नहीं थी। नूरी थी तो निहायत सादा मिजाज। रह गए मैं और तालूत, तो हमारे बारे में आप बखूबी जानते हैं। चुनाचे महमूद साहिब को खुलना ही पड़ा। अब वो दबे अल्फाज और मुहज्जब अंदाज में मजाक भी कर लिया करते थे। वैसे दर हकीकत शरीफ और मुस्ताद आदमी था। अपनी ड्यूटी से उसने आज तक जरा भी गफलत नहीं बरती थी।
صبح 9 بجے گھر پہنچ جاتا تھا۔ ہم لوگ اس وقت تیاریاں کر رہے ہوتے تھے۔ وہ انتظار کرتا رہتا اور پھر ہمیں لے کر دفتر آ جاتا۔ اس نے اپنے لیے ایک دفتر بنا لیا تھا جہاں وہ کمپنی کے دوسرے کام کرتا رہتا اور جب کہیں جانے کی ضرورت ہوتی تو ڈرائیور کے فرائض انجام دیتا۔ یہ کیفیت ایک ہفتہ رہی۔ ہم اسے ناشتے میں شریک کرنا چاہتے تھے لیکن وہ ہمیشہ ناشتہ کر کے آتا تھا۔ چنانچہ ایک دن جب وہ پہنچا تو ہم سب بستروں پر پڑے تھے۔ ہم نے بھوک ہڑتال کر دی ہے۔ اگر کل سے تم نے ہمارے ساتھ ناشتے کا وعدہ نہ کیا تو ہڑتال جاری رہے گی۔ ایمان سے محمود صاحب، میں نے رات کو بھی کھانا نہیں کھایا تھا۔ طبیعت پر کچھ گرانی تھی۔ بھوک سے میری جان نکلی جا رہی ہے۔ اگر آپ نے جلد وعدہ نہ کیا تو میں جاں بحق ہو جاؤں گی۔ نوری نے کہا، آپ مجھے حکم دیں مس نور، میں بھلا کیسے انکار کر سکتا ہوں؟ لیکن خدارا مجھے اپنی حیثیت یاد رہنے دیں۔ اگر میں خود کو بھول گیا تو میرے والدین کا سہارا چھن جائے گا۔ اس نے بھاری آواز میں کہا، ان الفاظ کا ترجمہ کرو۔ طالوت اسے گھورتے ہوئے بولا، بھائی جان، اس وقت جب میں دنیا میں بالکل بے سہارا بھٹک رہا تھا میں نے اپنی شخصیت ختم کر دی تھی۔ آپ نے میرا ہاتھ تھام لیا۔ آپ نے مجھے وہ کچھ دے دیا جس کا میں اپنی دنیا میں تصور بھی نہیں کر سکتا۔ میں بہت خوش ہوں۔ آپ مجھے احکامات دیتے رہیں، ایسے راستے پر نہ ڈالیں کہ میں ایک بار پھر اپنی شخصیت کو بھول جاؤں۔ تمہیں احساس ہے کہ تم نے مجھے کس نام سے مخاطب کیا ہے؟ طالوت ہونٹ بھینچ کر بولا، معافی چاہتا ہوں۔ شدت جذبات میں کہہ گیا تھا، گویا میں اس قابل نہیں ہوں کہ تم ہوش و حواس میں مجھے بھائی جان کہہ سکو۔ کیوں؟ طالوت اسی انداز میں بولا۔ محمود بے بسی سے ہنسنے لگا۔ محمود عالی، تمہیں حکم دیا جاتا ہے کہ آئندہ تم مجھے بھائی جان کہہ کر مخاطب کرو گے، اور اے نور النساء خاتون، اب آپ کسی دوسرے ڈرائیور کا انتظام کر لیں۔ غضب خدا کا، نواب رانا عزیز الدین کا بھائی اور آپ کا ڈرائیور۔ طالوت بولا، بہتر ہے بھیا۔ سن لیا آپ نے محمود صاحب، کل سے ناشتہ ہمارے ساتھ ہی کریں گے، جو حکم۔ لیکن میرا خیال ہے میرے معمولات میں تبدیلی نہ کی جائے، محمود دبی زبان میں بولا، اور طالوت چونک کر اسے دیکھنے لگا اور پھر وہ عجیب انداز میں بولا، بہت بہتر، بڑی خوشی کی بات ہے، آپ اپنے معمولات جاری رکھیے۔ بہرحال طالوت کی باتوں سے کوئی خاص فرق نہیں پڑا اور محمود نے اپنا کام جاری رکھا۔ ہاں، اب وہ ہم سب سے کسی قدر بے تکلف ہو گیا تھا، چونکہ ملازمت دیتے وقت اسے کہہ دیا گیا تھا کہ اس کے لباس وغیرہ کی ذمہ داری کمپنی پر ہوگی۔ اس لیے طالوت کی ایما پر اس کے لیے بہترین لباس تیار کرا لیے گئے تھے، جن میں ڈرائیور کا ایک لباس بھی نہیں تھا۔ محمود نے اس پر بھی دبا دبا احتجاج کیا تھا۔ پھر پہلی تاریخ کو محمود کو تنخواہ ملی تو طالوت نے نادر شاہی انداز میں کہا، چونکہ آپ کو پہلی تنخواہ ملی ہے مسٹر محمود، اس لیے آپ پر ایک ڈنر ڈیو ہو گیا۔ ابھی آپ پر منحصر ہے کہ آپ کب ہماری دعوت کرتے ہیں۔ آج ہی بھائی جان، اتنی جلدی تیاریاں کر لو گے؟ میرا مطلب ہے میرا مکان تو اس قابل نہیں ہے، میرا خیال ہے ہوٹل۔ ہوٹل میں بھلا ڈنر کا کیا مزہ آئے گا؟ ویسے اگر دعوت کا وعدہ پکا ہو تو کمپنی آپ کے لیے مکان کا بندوبست کر سکتی ہے مسٹر محمود۔ او نہیں، اگر آپ کا حکم ہے تو پھر گھر پر ہی پروگرام بنا لیتا ہوں، لیکن کل کا منظور، طالوت نے کہا، اور دوسرے دن رات کو ہم سب محمود کے مکان پر پہنچ گئے۔ معمولی سی بستی میں ایک معمولی سا مکان، سادہ سادہ سے لوگ۔ محمود کی بہن بھی محمود کی مانند نیک اور سادہ تھی، مخلص اور محبت کرنے والے لوگ، کھانے میں بھی سادگی تھی۔ اس سے محمود کی فطرت کا اندازہ ہوتا تھا، وہ نمائش پسند نہیں تھا۔ محمود کے ہاں سے ڈنر کر کے ہم واپس آ گئے۔ نوری نے بھی محمود کے گھر والوں کی بہت تعریف کی تھی۔ فلم کی کہانی پر بھرپور کام ہو رہا تھا۔ اب صورتحال یہ تھی کہ ہم نے ایک کاپی نویس رکھ لیا تھا اور ہم سب مل کر کہانی لکھ رہے تھے۔ ہماری خواہش تھی کہ کہانی نویس بھی کوئی مناسب شخص مل جائے، لیکن مناسب لوگ فلم انڈسٹری سے اتنے بددل تھے کہ وہ اس انداز میں سوچ بھی نہیں سکتے تھے۔ گھٹیا قسم کی رومان انگیز داستانیں لکھنا ان کے بس کی بات نہیں تھی۔ بہرحال ہماری تلاش جاری تھی اور کہانی بھی لکھی جا رہی تھی۔ دوسرے بہت سے معاملات باقی تھے اور ہم ان کے بارے میں غور کر رہے تھے۔ خیال یہ تھا کہ جب کہانی مکمل ہو جائے گی تب اس میں شامل ہونے والوں کی فہرست بنائیں گے۔ اسی دوران ایک دلچسپ واقعہ پیش آیا۔ سیٹھ دلہا بھائی نوشا بھائی کے سنگ سنگ آرٹس پروڈکشن کی نئی فلم آسمانی سوار کی مہورت تھی۔ سیٹھ نوشا بھائی دلہا بھائی ہمیشہ جادوئی فلمیں بنایا کرتے تھے اور آسمانی سوار بھی ایسی ہی فلم تھی، جادو کے مناظر اور مار کٹائی سے بھرپور۔ انہوں نے مہورت بھی انوکھے انداز میں پیش کی تھی، یعنی شہر سے باہر ایک پرفضا مقام پر انہوں نے مہورت کا انتظام کیا تھا اور سب کو وہاں دعوت دی تھی۔ کیا خیال ہے نور، لطف آئے گا؟ نوری مسکراتے ہوئے بولی، ٹھیک ہے چلیں گے۔ میں نے کہا، ضرور چلیں گے۔ میرا خیال ہے دعوت نامے میں کوئی قید تو نہیں ہے، ہم پانچوں چلیں؟ پانچوں کون؟ میں نے پوچھا۔ ارے بھائی، ہم تینوں، عبدل بھائی اور محمود۔ ٹھیک ہے، میں نے گردن ہلا کر تائید کر دی اور ہم بے چینی سے دعوت کی تاریخ کا انتظار کرنے لگے۔ آخر وہ دن آ گیا اور ہماری کاریں ترنا چل پڑیں۔ ترنا شہر سے باہر ایک پرفضا مقام تھا۔
सरसब्ज पहाड़ियों के दरमियान घिरा हुआ। वहां एक खूबसूरत झरना भी था। उस झरने का नाम तरना रख दिया गया था। अक्सर फिल्मों की शूटिंग यहाँ होती थी। सेठ नौशा भाई दुल्हा भाई से हमारी पहली मुलाकात थी। नायाब चीजें थीं। 4-4 फुट के कद और 4 फुट ही फैलाव। बस ऐसा लगता था जैसे दो बहुत बड़ी गेंदें हों जो साथ साथ रखी हों। दोनों भाई थे और हम शक्ल भी थे। 3 पीस सूट पहने हुए थे। वो इस्तकबाल कर रहे थे। अब्दुल भाई ने हमारा तारुफ करवाया और दोनों ने खुश इखलाकी से दांत निकाल दिए। बड़ी खुशी हुई जी, बड़े नाम है आपके भी। फिल्म कब स्टार्ट कर रहे हैं? नौशा भाई ने गड़बड़ाती आवाज में कहा, जो बामुश्किल हलक को चीरती फाड़ती बाहर निकल रही थी। बस नौशा भाई, बहुत जल्द आपको तकलीफ देंगे। क्यों जी, हमें क्यों तकलीफ देंगे? दुल्हा भाई तालूत को घूरते हुए बोले। मतलब यह है दुल्हा भाई कि आपको मुहूर्त में आने की तकलीफ देंगे, मैंने जल्दी से कहा। दोनों ने भयानक कहके लगाए और तमाम मेहमान चौंक कर उधर देखने लगे। हम लोग आगे बढ़ गए, चूंकि दूसरे मेहमान भी आ रहे थे। इंतजाम उम्दा है, तालूत ने चारों तरफ देखते हुए कहा। खूबसूरत शामियाने चारों तरफ लगे हुए थे। एक बड़े शामियाने में मेहमानों के लिए इंतजाम किया गया था। यूनिट कैंप अलग था। रंगीन लिबास में हसीन चेहरे चारों तरफ नजर आ रहे थे। आदाब अर्ज करता हूँ नूर निसा खातून, एक तरफ से आवाज आई और हम चौंक पड़े। घूम कर देखा तो बाबू खान खड़ा था। उसके चेहरे पर तंजिया मुस्कुराहट थी। नूरी के चेहरे पर घबराहट उभर आई। बाबू खान से उसका खौफ फितरी था। क्या बात है बाबू खान, मैंने तंजिया अंदाज में कहा। कहीं काम वगैरह मिला या यूं ही घूम रहे हो? बाबू खान के तंजिया अंदाज के जवाब में मेरी तरफ से यह भरपूर जुमला था। बाबू खान तिलमिला कर रह गया और तालूत के होंठों पर मुस्कुराहट नजर आई। ताहम वो संभल कर बोला, सेठ रुई वाला जैसे छिछोरे इंसानों के साथ तो मैं खुद भी काम करना पसंद नहीं करता सेक्रेटरी साहब, वरना मेरे लिए काम की क्या कमी है। और अभी आपको जुमा 8 दिन हुए हैं इस लाइन में आए हुए। अभी कोई फिल्म बनाइए, लोगों की कीमत तो आपको उस वक्त मालूम होगी। मगर यार, तुम जैसे किसी फर्द को हम अपनी फिल्म में लेंगे नहीं जिसे घोड़े की सवारी भी ना आती हो, तालूत ने मज़ाक उड़ाते हुए कहा। फिल्म शुरू तो करें राना साहब, हकीकत मालूम हो जाएगी, बाबू खान ने कहा और एक तरफ बढ़ गया। तालूत ने मुस्कुराकर नूरी की तरफ देखा। नूरी के चेहरे पर घबराहट के आसार थे। बाबू खान के जाने के बाद उसने सुकून का सांस लिया। फिर हम मेहमानों के पंडाल में पहुंच गए। यहाँ अब्दुल भाई ने बहुत से लोगों से हमारी मुलाकात कराई। कुछ लोग हमारे वाकिफ भी थे, जिन्होंने बड़े इखलाक से हमारा इस्तकबाल किया और बड़ी दिलचस्प गुफ्तगू होने लगी। कई हीरोइनें हमारे इर्द गिर्द चकरा रही थीं। सिर्फ हमारी तवज्जो की देर थी, वो जानिसारी करने लगती। दफतन तालूत ने कोहनी से इशारा किया और मैंने उस तरफ देखा। रोशीला थी, जो असपे मामूल बनी ठनी थी। उसने हमें देखा और हमारी तरफ बढ़ आई। बड़े जिगरे की औरत है, इधर ही आ रही है, तालूत ने नीची आवाज में कहा। रोशीला हमारे करीब पहुंच गई। हेलो, उसने मुस्कुराते हुए कहा। हेलो रोशीला, तालूत बोला। कैसे हैं राना साहब? बस जी रहे हैं मिस रोशीला, तालूत ने जवाब दिया। क्यों? खुदा ने आपको जिंदगी की सारी आसाइशें मुहैया कर दी हैं, फिर ये मायूसाना अंदाज क्यों? आपके बगैर सब कुछ फीका फीका है, तालूत शरारत से बोला। मैं आपको खो चुकी हूँ राना साहब, एक छोटी सी गलती मुझे अच्छे लोगों से दूर कर देने का बायस बन गई है। इंसान एक गलती करता है, लेकिन उसकी सजा कितनी तवील, कितनी भयानक होती है। रोशीला ने उदासी से कहा और गर्दन झुका ली। तालूत चौंक कर उसे देखने लगा। फिर उसने मेरी तरफ देखा और मैंने उसे आंख मार दी। कुछ और लोग हमारे करीब आ गए और उनमें से एक ने रोशीला को अपनी तरफ मुखातिब कर लिया। यार, ये क्या कह रही है? तालूत उलझे हुए अंदाज में बोला। पुराने शिकारी नए जाल लाए हैं, होशियार रहो राना अजीजुद्दीन। क्यों नूरी, क्या ख्याल है? मैं कुछ नहीं कह सकती, नूरी ने जवाब दिया। और ये आप एहतरामुद्दीन क्यों बने हुए हैं महमूद साहब? आप भी कुछ बोलिए, लोगों से घुलिया मिलिए, आपको इस लाइन में काम करना है। तालूत महमूद की तरफ देखकर बोला और महमूद मुस्कुरा दिया। मैं मुतमईन हूँ राना साहब। अब्दुल भाई को देखिए, ये शायद इनकी महबूबा हैं, तालूत ने एक तरफ इशारा करते हुए कहा और हम सब ने अब्दुल भाई को देखा, जो एक उधेड़ उम्र की खातून पर निसार हो रहे थे। उन्हें अपने लहजे का भी एहसास नहीं था। खासी ऊंची आवाज में बोल रहे थे और उनकी आवाज हमारे कानों तक भी पहुंच रही थी। खुदा कसम बुलबुल बाई, अपन को वो टाइम याद है जब अपन ने पहली बार तुम्हारे को देखा था। हाय, क्या नजर थी, क्या मुस्कुराहट थी। अब्दुल भाई दांत कटकटाने लगे। हटिए भी अब्दुल भाई, क्यों पुरानी बातें याद दिलाकर दिल दुखाती हैं? बुलबुल बाई लचक कर बोली, लेकिन अब्दुल भाई का मुंह बिगड़ गया था। फिर अब्दुल भाई बोला, मैं तेरे को कितनी बार बोला बुलबुल बाई, कुछ ख्याल करो, खाली अब्दुल बोला करो। अब्दुल भाई ने उसे समझाया। मुलाहिजा किया आपने? तालूत ने महमूद को इशारा किया और महमूद झिपे हुए अंदाज में हंस पड़ा।
नूरी भी मुंह फेर कर मुस्कुरा रही थी। तकरीबन सारे मेहमान जमा हो गए थे। चुनाचे नौशा भाई और दुल्हा भाई भी पंडाल में आ गए। उन्होंने अपनी नई फिल्म के बारे में बताया, उसके यूनिट से मुतारिफ कराया। हीरोइन मिस शमशाद बहुत खूबसूरत थी। हीरो देव आनंद भी बहुत खूबसूरत आदमी था। दूसरे लोगों में बाबू खान भी था जो विलन का किरदार अदा कर रहा था। उस वक्त बाबू खान पुराने दौर की नकली दाढ़ी लगाए हुए था। उसके जिस्म पर जरक बरक लिबास था और कमर से तलवार लटक रही थी। शायद वो भी मेकअप करके आया था। फिल्म का पहला शॉट आउटडोर रखा गया है। विलन बाबू खान जादूगर शमशम है। वो एक ऊंची पहाड़ी में रहता है और अपने उड़ने वाले घोड़े पर आता है। नौशा भाई ने, जो इस फिल्म के डायरेक्टर भी थे, बताया। और अब आप लोगों से दरखास्त है कि मुहूर्त में शरीक हों। कैमरे वगैरह अपनी जगह सेट हो चुके थे। पूरा यूनिट तैयार था। बाबू खान के उड़ते हुए घोड़े का शॉट लेना था। चुनाचे मेहमान एक कतार में खड़े थे। आरिफ, तालूत आहिस्ता से बोला। मैंने उसके लहजे पर चौंक कर उसे देखा। बाबू खान, तालूत बोला। क्या मतलब? फिर घोड़ा। तालूत ने होंठ भींचकर गर्दन हिलाते हुए कहा। ओ, मैं तालूत को देखने लगा। फिर मैंने कहा, जाने दो तालूत, हमारी नौशा भाई दुल्हा भाई से कोई दुश्मनी नहीं है। बाबू खान से तो है। नौशा भाई दुल्हा भाई की वजह से उसे माफ कर दो। मुश्किल है आरिफ, अभी बाबू खान ने फिर बकवास की थी। तो फिर हम नौशा भाई दुल्हा भाई को नुकसान नहीं पहुंचाएंगे, लेकिन बाबू खान, उसे माफ करने मेरे बस की बात नहीं है। देखते रहो, तालूत बोला और मैंने एक ठंडी सांस ली। बाबू खान सफेद रंग के एक घोड़े पर बड़ी शान से सवार हो गया। आज उसे खुद पर पूरा एतमाद था। खास तौर से वो रूई वाला को जलील करना चाहता था, जिसने उसे अपनी फिल्म से निकाल दिया था। सेठ रूई वाला भी शरीक था, लेकिन वो आज दूर दूर ही रहा था। उसने एक बार भी हमारे करीब आने की कोशिश नहीं की थी। मसनूई बादल पैदा करने के लिए मशीनों से सफेद धुआं छोड़ा जाने लगा। बाबू खान को उस धुएं से अपना घोड़ा गुजारना था ताकि वो परवाज करता हुआ मालूम हो। कैमरा स्टार्ट। डायरेक्टर की आवाज उभरी और कैमरे स्टार्ट हो गए। क्लैप। दूसरी आवाज सुनाई दी और क्लैपर बॉय ने क्लैप दिया और बाबू खान ने घोड़े को आगे बढ़ाया। इसके साथ ही तालूत की आवाज उभरी। रासिम, आका। रासिम की सरगोशी मैंने भी सुनी थी, लेकिन वो नजर नहीं आया। घोड़े को उड़ना चाहिए, खासी बुलंदी तक, लेकिन बाबू खान गिरने ना पाए। ऐसा ही होगा आका, रासिम ने कहा और मेरे होश उड़ गई। फिल्म की तारीख का हैरतनाक वाकया ज़हूर होने वाला था। बाबू खान घोड़ा दौड़ाता हुआ धुएं की तरफ बढ़ रहा था। अचानक घोड़ा जोर से हिनहिनाया। फिर जो ही उसने धुएं में कदम रखा, उसके पांव जमीन से उठ गए। अब वो फिजा में बुलंद हो गया। कैमरे चल रहे थे। खुद कैमरामैनों की समझ में कुछ नहीं आया था, इसलिए वो गैर इख्तियारी तौर पर कैमरों का रुख बदल रहे थे। खुद बाबू खान को भी अभी एहसास नहीं हो सका था कि घोड़ा बुलंद किस तरह हो रहा है, लेकिन फिर सारे मेहमानों के मुंह से हैरत ज़्यादा चीखें निकल गईं। घोड़ा धुएं से काफी ऊपर बुलंद हो गया था और आसमान की सिमत परवाज कर रहा था। खुद घोड़े को कदमों के नीचे खला होने का एहसास नहीं था, वरना वो भी गड़बड़ करता। अचानक बाबू खान के हवास खराब होते जा रहे थे और अब उसकी चीखें साफ सुनी जा सकती थीं। वो बुरी तरह चीख रहा था, अरे बचाओ बचाओ। बाबू खान खौफ से घिघिया रहा था, लेकिन लुत्फ की बात थी कि कैमरे चल रहे थे और हकीकी मंजर सेलुलॉइड पर मुंतकिल हो रहा था। बाबू खान दहशत से चीख चिल्ला रहा था। अब उसकी बुरी हालत थी, लेकिन घोड़ा इत्मीनान से खला का सफर कर रहा था। अब वो काफी बुलंदी पर पहुंच चुका था और बाबू खान की चीखें भी अब सुनाई नहीं दे रही थी। लोग हैरत से मुंह फाड़े खड़े थे। खुद दुल्हा भाई और नौशा भाई पत्थर के बुत के मानंद खड़े थे। यूं समझ लिया जाए कि मेरे और तालूत के अलावा सब पागलों के मानंद उड़ते हुए घोड़े को देख रहे थे, जिनमें नूरी और महमूद भी थे। तब घोड़े ने नीचे का रुख किया और बतदरीज नीचे उतरने लगा। कैमरामैन भी बस ना जाने किस तरह अपना काम कर रहे थे। घोड़ा आहिस्ता आहिस्ता नीचे पहुंच गया और फिर वह जमीन पर उतर गया और फिर बाबू खान किसी मुर्दा छिपकली की मानंद पट से नीचे गिर पड़ा। वो बेहोश हो गया था। लोग बाबू खान और घोड़े की तरफ दौड़ पड़े थे। करीब पहुंचने वाले कभी बाबू खान को देख रहे थे और कभी घोड़े को। फिर बाबू खान को उठाकर एक खैमे में ले जाया गया। दोनों सेठ अब भी अपनी जगह पर खड़े थे। हाँ, लोगों ने जब उन्हें चारों तरफ से घेर लिया तो वो चौंके। वंडरफुल नौशा भाई, क्या सीन हुआ है? लेकिन ये जादुई घोड़ा आपको कहाँ से मिला? क्या ये कल का घोड़ा है? ये सब क्या है दुल्हा भाई? ये घोड़ा आप ही का है? आपने इसे कहां से हासिल किया? मेरा ख्याल है जादू की फिल्मों में ये सबसे अनोखी फिल्म होगी। ये फिल्म मार्केट का रिकॉर्ड तोड़ देगी। ऐसी पब्लिसिटी लाखों खर्च करके भी नहीं मिलेगी। बेशुमार आवाजें, बेशुमार सवालात। चंद फोटोग्राफर्स भी थे जिन्होंने घोड़े की बेशुमार तस्वीरें ली थीं। वो घोड़े को टटोल टटोल कर देख रहे थे कि कोई मशीनी मामला तो नहीं है, लेकिन घोड़ा नॉर्मल था। तब नौशा भाई, दुल्हा भाई के कारोबारी जहन जाग उठे। उन्होंने एक दूसरे की तरफ देखकर आंखों ही आंखों में फैसला किया, इशारे किए और मुस्कुराने लगे। शॉर्ट पसंद आया जी? वो मुस्कुराते हुए बोले। बेहद। मेरा ख्याल है ये सदी का सबसे हैरत अंगेज घोड़ा है। लाखों रुपए में खरीदा है जी। ये बहुत कीमती फिल्म है। अभी तो आप आगे देखिए।
لیکن یہ آپ نے کہاں سے خریدا؟ بزنس کی بات ہے، بتائی نہیں جا سکتی، دلہا بھائی نے جواب دیا۔ بہرحال دھوم مچ گئی تھی اور لوگ ان دونوں سیٹھ صاحبان کا پیچھا چھوڑتے نظر نہیں آ رہے تھے، جنہیں خود بھی معلوم نہیں تھا کہ گھوڑے نے پرواز کیسے کی، لیکن باہر صورت وہ اپنا کارنامہ بتا رہے تھے۔ مگر یہ بابو خان کیوں چیخ رہا تھا؟ کسی نے سوال کیا۔ اسے حقیقت نہیں معلوم تھی، نوشا بھائی نے بتایا، ورنہ وہ اتنا اوریجنل سین نہیں دے سکتا تھا۔ خوب، لیکن اس کے چہرے کے تاثرات دور سے پتہ نہیں چلیں گے، دلہا بھائی نے بتایا۔ مہورت ختم ہو گئی، بے ہوش بابو خان کو فوراً ہسپتال پہنچا دیا گیا۔ پھر ہم بھی واپس آ گئے، لیکن راستے میں نوری کان کھاتی رہی، وہ بھی عام لوگوں کے انداز میں اس حیرت انگیز گھوڑے پر تبصرہ کر رہی تھی۔ میں اور طالوت خاموش تھے۔ گھر پہنچنے کے بعد محمود اور عبدل بھائی بھی اس تبصرے میں شامل ہو گئے اور ہم نے بمشکل ان سے جان چھڑائی۔ کہانی تیار ہو چکی تھی اور اب اس پر کام شروع کرنا تھا۔ عبدل بھائی کے مشورے سے کچھ فلم انڈسٹری کے اور کچھ باہر کے لوگوں کا انتخاب کیا گیا اور اس کے بعد افتتاح کا اعلان کر دیا گیا۔ طالوت نے اپنی عالیشان کوٹھی میں ہی فلم کا افتتاح کیا تھا۔ اس نے پورا ساز و سامان خریدا تھا، ٹیکنیشین ملازم رکھے تھے۔ ایک خوبصورت سے منظر کی فلم بندی سے فلم کا آغاز ہوا اور نہایت کامیاب منظر فلم بند کیا گیا۔ اس کے بعد ایک عمدہ سی پارٹی دی گئی۔ لوگوں نے اور اخباری نمائندوں نے فلم کے بارے میں نوری سے بہت سے سوالات کیے، جن کا جواب اس نے نہایت مناسب دیا۔ آپ نے اس فلم کے ہیرو اور ہیروئن کا نام اناؤنس نہیں کیا؟ ایک رپورٹر نے پوچھا۔ جی ہاں، دراصل ہم نے ابھی تک ان کا انتخاب ہی نہیں کیا۔ اس کی وجہ؟ ہم اس میں نئے چہرے لانا چاہتے ہیں، ان کی تلاش جاری ہے، نوری نے جواب دیا۔ افتتاح نہایت کامیاب رہا، ہم سب بہت خوش ہیں۔ مہمانوں کے جانے کے بعد طالوت مجھے علیحدہ لے گیا اور اس نے بڑی رازداری سے کہا، عارف، محمود کو دیکھ رہے ہو؟ ہاں، کیوں؟ گرے کلر سوٹ میں ظالم کیا جچ رہا ہے، وہ خوبصورت اور جامع زیب ہے، میں نے کہا۔ اور اپنی نوری؟ طالوت نے کہا۔ کیا مطلب؟ میں چونک پڑا، کسی سے کم ہے کیا؟ ہماری فلم کے لیے یہ جوڑی کیسی رہے گی؟ اوہ طالوت، تم نے میرے منہ کی بات چھین لی۔ میرا خیال ہے ان دونوں کو یکجا کرنے کا یہی ذریعہ ہے، ورنہ یہ شریف عشق و عاشقی سے واقف نہیں معلوم ہوتے۔ تم نے نوری یا محمود کے کرداروں میں کوئی لچک دیکھی ہے؟ قطعی نہیں، ہم ان دونوں کا رومان لڑوانے میں ناکام ہو چکے ہیں۔ تب پھر بسم اللہ بسم اللہ۔ اور پھر ہم نے نوری اور محمود کو اپنی میٹنگ میں شریک کر لیا۔ ایک خاص مسئلے پر گفتگو کرنا ہے محمود۔ جی فرمائیے۔ محمود ہمتن گوش ہو گیا۔ فلم کی باقاعدہ پبلسٹی کے لیے ضروری ہے کہ ہیرو اور ہیروئن کا نام بھی اس میں شامل کیا جائے۔ میں بھی یہی سوچ رہا تھا جناب۔ پھر کوئی فیصلہ کرو، یہ فیصلہ بہت جلد ہونا چاہیے، طالوت نے کہا اور محمود سوچ میں گم ہو گیا۔ کہانی تمہارے معیار کی ہے نور، وہ نوری سے مخاطب ہوا۔ یقیناً۔ اس میں ہیرو یا ہیروئن کا کردار کیسا ہے؟ نہایت پاکیزہ اور مناسب۔ میرے خیال سے مشرقی رومان کا یہی انداز ہے۔ جو لوگ ان دونوں کا کردار ادا کریں گے، کیا وہ اس میں جھجک سکتے ہیں؟ قطعی نہیں، نوری نے وثوق سے کہا۔ کیوں محمود، تمہارا کیا خیال ہے؟ میرا خیال ہے یہ ایک پاکیزہ ترین فلم ہوگی، محمود نے جواب دیا۔ تو پھر دوستو، کسی چکر کے بغیر عرض ہے کہ میں نے اور سلیم نے ان کرداروں کے لیے تمہارا انتخاب کیا ہے، طالوت نے کہا، اور یہ خبر ان دونوں کے لیے دھماکے سے کم نہ تھی۔ وہ ہماری شکل دیکھتے رہ گئے اور پھر جھمپے نظر آنے لگے۔ کسے اعتراض ہے؟ طالوت نے دونوں کی طرف دیکھا لیکن کوئی جواب نہ دے سکا۔ مجھے جواب کی ضرورت ہے، مجھے اس لائن کا کوئی تجربہ نہیں ہے، محمود نے دبی زبان میں جواب دیا۔ ہو جائے گا، طالوت سکون سے بولا۔ کرداروں کی پاکیزگی کا تم دونوں اعتراف کر چکے ہو۔ نوری بالکل خاموش ہو گئی تھی، اس کی نظریں جھکی ہوئی تھیں۔ اگر تم دونوں نے 1 منٹ کے اندر ہاں یا نہیں کا اعلان کر دیا تو پھر یہ بات فائنل ہو جائے گی، طالوت نے وارننگ دی۔ لیکن دونوں خاموش رہے۔ طالوت گھڑی دیکھ رہا تھا اور جو ہی سیکنڈ کی سوئی نے منٹ پورا کیا، طالوت نے کھڑے ہو کر مجھے مبارکباد دی اور نوری اور محمود بے بسی سے ہنس پڑے۔